तो हम लोग पिछले दो वीडियो से एमवीसी के बारे में बात करते हुए आ रहे हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब जिसका हम लोग मॉडल वाला पार्ट देखेंगे, यानी आज का जो हम पार्ट देखेंगे वो रहेगा डेटाबेस से रिलेटेड। और हम लोग डेटाबेस के लिए माई एसक्यूएल का यूज़ करने वाले हैं, माई एसक्यूएल डेटाबेस का। वैसे तो ज़्यादातर लोग जो होता है जेंग नोड के साथ में मोंगो डीबी का यूज़ करते हैं। बट इस वीडियो में हम एसक्यूएल का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रियल कंपनियां, मैक्सिमम इंडस्ट्रियल जो कंपनियां होती है वो एसक्यूएल का यूज़ करती हैं। एसक्यूएल अंडरस्टैंड करता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को। कई बार हम लोगों से इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि मोंगोस और एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है। तो एसक्यूएल और मोंगोज में एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ कि जो एसक्यूएल होता है उसमें टेबल होता है, और मोंगोज जो मोंगोज होता है उसके अंदर में कलेक्शन होता है। और दूसरा ये है डिफरेंस कि जो एसक्यूएल होता है वो डेटा को जेसन फॉर्मेट में स्टोर करता है, और जो हमारा एसक्यूएल होता है, सॉरी, जो हमारा एसक्यूएल होता है वो एरे की फॉर्मेट में करता है, और जो हमारा मोंगोज है वो जेसन की फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। तो आज हम लोग माई एसक्यूएल का यूज़ करके, हाँ, मॉडल को बनाने वाले हैं, मॉडल्स को पढ़ने वाले हैं। लेकिन मॉडल बनाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग एसक्यूएल की क्वेरी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एसक्यूएल नहीं आती है, एसक्यूएल का कोई आइडिया नहीं है, तो आप हमारे अदर कोर्स यानी एसक्यूएल के कोर्स को देख सकते हैं। उसमें पूरे डिटेल में एसक्यूएल को बताया गया है कि एस डेटाबेस से हम लोग कैसे डेटा को फैच करवा सकते हैं, और सारी क्वेरी वहाँ पे लिखी गई है और आपको अच्छे से समझ में भी आएगी। अगर आपको हमारे कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और हमारा जो डाउट क्लास है उसके लिए ज़रूर रजिस्टर करें। तो सबसे पहले अपने मैं टर्मिनल को क्लोज कर लेता हूँ, और अपनी डिपेंडेंसी में हम लोग एसक्यूएल को इंस्टॉल करेंगे। इससे पहले मैं एक डीबी नाम का फोल्डर बना देता हूँ, और उसके हम अंदर एक कनेक्शन जेएस बना देते हैं। कनेक्शन में मैं CONN.js लिख लेता हूँ, और कनेक्शन में हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल के कनेक्शन को कनेक्ट करेंगे। उसके लिए मैं npm i माई एसक्यूएल लिखकर इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये हमारी नेक्स्ट डिपेंडेंसी है। इससे पहले भी हम लोगों ने कई डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी थी। एक हमारे पास अब एक और नई डिपेंडेंसी आ गई है, एसक्यूएल। इस एसक्यूएल डिपेंडेंसी जो है हमारी डेटाबेस से हम लोगों को डेटा को फैच कराने में हमारी हेल्प करेगी। जब तक ये इंस्टॉल हो जाता है तब तक हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस में कनेक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। मैं टर्मिनल को क्लोज करके अपने एक बार नोडमोन को स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं एसक्यूएल को रिक्वायर कर लेता हूँ। कॉन्स्ट एसक्यूएल इक्वल रिक्वायर एसक्यूएल माई एसक्यूएल, और यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बना देता हूँ कनेक्शन के लिए, कॉन्स्ट कनेक्शन। यहाँ पे लिखते हैं माई एसक्यूएल डॉट क्रिएट कनेक्शन। क्रिएट कनेक्शन एक फंक्शन है जिसमें हम लोग कनेक्शन का क्रेडेंशियल, मतलब जो हमारा माई एसक्यूएल है उसके हम लोग क्रेडेंशियल को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मेट में हम लोग होस्ट, अभी करंटली मैं अपने सिस्टम का ही डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट लिखूँगा। लोकल होस्ट, इसके बाद हम लोग यूज़र नेम बात करते हैं। मेरा यूज़र नेम जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है सिस्टम का वो रूट होता है। इसके बाद हम लोग पोर्ट नंबर डालते हैं। जो माई एसक्यूएल होता है उसका बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 3306 होता है। एसक्यूएल के लिए मैं जैम्प ऐप का यूज़ कर रहा हूँ, आप भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको अपाचे को ऑन करना है और माई एसक्यूएल को ऑन करना है। जब माई एसक्यूएल है वहाँ पे आपको पोर्ट नंबर दिखाई देगा।
वैसे बाई डिफ़ॉल्ट 3306 होता है, बट अगर आप में चेंज है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं अपने डेटाबेस को ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ से जो हमारा डेटाबेस है वो एडमिन पे क्लिक करके जैम में हमारा डेटाबेस जो है ओपन हो जाएगा। तब तक हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये हमारा ओपन हो रहा है। तो हम बाकी डेटा को इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारा पासवर्ड होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड नहीं होता है, तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को नन कर लेते हैं। इसके बाद हम लोगों को डेटाबेस देना होता है। अभी मेरा डेटाबेस क्रिएट नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक डेटाबेस अपने क्रिएट करूँगा। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए वही मैं अपने क्रोम में चले जाता हूँ। अब देखिए हमारा जो डेटाबेस है वो ऑन हो चुका है। यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करके डेटाबेस का यहाँ पे हमको नाम देखें वो कर देना है, तो मैं अभी क्रिएट कर देना है। तो अभी के लिए मैं जो हमारे वेबसाइट है जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम ई लर्निंग है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो गया है। ई लर्निंग की स्पेलिंग मैं करेक्ट कर देता हूँ। ई लर्निंग हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे जो डेटाबेस है उसमें मैं लिख देता हूँ ई लर्निंग। तो यहाँ से ये अभी हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अभी हमारा जो डेटाबेस है वो खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अ, हमारे डेटाबेस की जो सारे क्रेडेंशियल है वो मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो उसके लिए हमको अपने वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। मेरा वेरिएबल का नाम है कनेक्शन। तो कनेक्शन डॉट कनेक्ट, और इसमें हम लोग एक फंक्शन को बात करेंगे कि जैसे ही हमारा डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो जाए तो ये हमारा फंक्शन कॉल हो जाए। फंक्शन में एक वेरिएबल एरर में पास करता हूँ और यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ। अगर हमारे पास कोई एरर आता है तो हम कंसोल में एक एरर प्रिंट करा देते हैं। डायरेक्ट एरर को ना प्रिंट करा के मैं एक अपना भी मैसेज डाल देता हूँ ताकि मैं उसे आइडेंटिफाई कर पाऊँ। तो मैं एरर के साथ में एक अपना भी मैसेज ऐड कर देता हूँ। लेंगे तो एरर कनेक्शन, और इसके end में भी एक मैसेज दे देता हूँ जिससे हम लोगों को अच्छे से पता लग जाएगा जब भी हमारा कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसमें मैसेज दे देता हूँ। इसमें मैं मैसेज देता हूँ कि सक्सेसफुल हमारा जो है एसक्यूएल है वो सक्सेसफुल कनेक्ट हो चुका है। अगर एरर नहीं आएगा तो इसका मतलब कि वो हमारा डेटाबेस सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया है। मैं लिख दो कनेक्शन सक्सेसफुल, और इसके बाद जो हमारा कनेक्शन है मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। और हमको इस जो कनेक्शन है इसकी जरूरत पड़ेगी हमको राउटर पे। तो मैं जाता हूँ राउटर पे, और राउटर में आके मैं इसको रिक्वायर कर देता हूँ। कॉन्स्ट कनेक्शन इक्वल रिक्वायर में लिख देता हूँ डीवी मैस कनेक्ट, एक फोल्डर बैक आके डीवी मैस कनेक्ट। अभी जो हमारा ई लर्निंग वाला डेटाबेस है वो बिल्कुल खाली है। तो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ एक डेटाबेस है जॉब नाम से, मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं बैक आ जाता हूँ और मैं इसमें जॉब लिखकर मैं इसको यूज़ करता हूँ। मैं शुरू से बताऊंगा कि इसमें डेटा बेस में टेबल कैसे बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं। जॉब की शायद स्पेलिंग गलत है, जॉब्स होगा डेटाबेस में, लेकिन ये अभी भी एरर दे रहा है, तो हो सकता है शायद मेरा माई एसक्यूएल बंद हो गया हो। मैं माई एसक्यूएल को फिर से रीस्टार्ट करता हूँ और फिर से अपने नोडमोन को रन करता हूँ। अब ये मुझको एक एरर दे रहा है कि जो मेरा डेटाबेस है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं जॉब कर देता हूँ, जॉब से शायद जॉब है, और हाँ अब मेरा डेटाबेस जो है वो सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं एक क्वेरी लिखने वाला हूँ। तो क्वेरी लिखने के लिए सिंपल हमको लिखना है कनेक्ट डॉट क्वेरी, और उसके अंदर में हम अपनी एसक्यूएल की क्वेरी लिख सकते हैं।
उससे पहले एक बार मैं अपने डेटाबेस को खोलकर देख लेता हूँ कि उसमें क्या क्या रिकॉर्ड हैं, क्या क्या टेबल हैं। तो जो मेरा जॉब वाला डेटाबेस है उसके अंदर में हमारे पास एक टेबल है यूजर्स नाम से। तो मैं उसी टेबल को प्रिंट करके देखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने राउटर में, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कनेक्ट डॉट क्वेरी, और उसमें मैं अपनी एसक्यूएल की क्वेरी पास कर देता हूँ। और उसमें क्वेरी में लिख देता हूँ मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। जो मेरा जॉब वाली डेटाबेस है उसमें यूजर की टेबल में जितने भी रिकॉर्ड है वो सारे प्रिंट कर दो। तो सिलेक्ट स्टार यूजर्स लिखने से मेरे पास जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे मुझको मिल जाएंगे। बट जो रिजल्ट है वो हम कहाँ मिलेगा, उसके लिए हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं। और फंक्शन में हम लोग तीन चीज पास करते हैं: एरर, रिजल्ट और फील्ड्स। और जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर में हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं। इफ अगर कोई एरर आता है तो उस एरर को कंसोल कर देंगे, नहीं तो हमारे पास जो भी रिकॉर्ड है उसको मैं कंसोल कर लेता हूँ। अगर हमारे पास कोई एरर है तो उसको कंसोल कर लेते हैं, नहीं तो अगर एरर नहीं होगा तो यानी हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुल रन हो गया है और उसमें मुझको रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट डॉट लॉग और इसमें रिजल्ट पास कर देता हूँ। अब मैं इस राउटर को हिट करके देखता हूँ। जैसे ही मैं इस राउटर को हिट करूंगा तो मुझको कंसोल में ये पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। ये रहा मेरा राउटर, मैंने इसको रिफ्रेश किया और यहाँ कंसोल में मुझको दो रिकॉर्ड मिले हैं। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट आए हैं। ये मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड है और नीचे मेरा सेकंड रिकॉर्ड है। सेम इसी तरीके से हम कोई सा भी डेटा को ला सकते हैं, बस हमको यहाँ पे एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी है। और क्वेरी अगर आपको नहीं पता तो आपको एसक्यूएल का कोर्स देखना पड़ेगा क्वेरी के लिए। अब जो मेरा डेटाबेस है उसको मैं फिर से ई लर्निंग कर देता हूँ और इस बार हम लोग उसमें टेबल बनाएंगे। अब हमको यहाँ पे अगर मैं वापस राउटर को रीलोड करता हूँ तो ये मुझको अभी एरर दे रहा है कि जो मेरा ई लर्निंग है उसके अंदर में कोई भी यूज़र की टेबल जो है एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम लोग चले जाते हैं अपने डेटाबेस में और हम लोग अपने प्रोजेक्ट के नीड के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें टेबल को क्रिएट करेंगे। अभी जो मेरा प्रोजेक्ट है तो अभी मैं उस अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग मैं एक टेबल क्रिएट करने वाला हूँ ई लर्निंग के अंदर में कैटेगरीज नाम से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने टेबल का नाम कैटेगरीज। तो यहाँ पे फील्ड सिलेक्ट करना है। अभी मैं रैंडमली इसको डायरेक्ट क्रिएट पे दबा देता हूँ और हम लोग देख लेते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए। टेबल में हमारे पास आईडी और होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आईडी हमको सभी टेबल में देना ही देना है। फिर उसके बाद मैं कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं एक डिस्क्रिप्शन लेता हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले अपने ई लर्निंग में जाकर देख लेता हूँ कि मुझको क्या क्या चीज़ चाहिए। एक तो हमको इमेज चाहिए, हेडिंग चाहिए, बस हमको इमेज चाहिए और हेडिंग। हेडिंग मतलब जो हमारा कैटेगरी होगी वो कैटेगरी में होगी। इमेज और एक मैं डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ। और हमको बाय डिफ़ॉल्ट दो चीज़ हम लोगों को चाहिए, एक क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट, जिसमें हम लोग करंट टाइम स्टैम्प को स्टोर करेंगे। करंट टाइम स्टैम्प के लिए हम लोग जो डेटा टाइप है उसमें टाइम स्टैम्प को सिलेक्ट करेंगे और इसको बाय डिफ़ॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प दे देंगे। और जो हमारा आईडी है उसको हम लोगों को प्राइमरी की करना है। प्राइमरी की करने के लिए ये एआई पे क्लिक कर देते हैं प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट, ताकि ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता रहे। और हम लोग क्रिएट करते हैं। इसके बाद हमको इसमें डेटा डालना होगा। तो डेटा डालने के लिए हम लोगों को सिंपली इंसर्ट पे चले जाएंगे। पहले उससे पहले देख लेते हैं हमारा जो टेबल है वो बिल्कुल ही खाली है। और हमको रिकॉर्ड डालने के लिए हमको ऊपर में जाना है इंसर्ट वाले बटन पे और वहां पर जाकर हमको डेटा को ऐड करना है।
मैं यहाँ पे जो पहला हमारा है ग्राफिक डिजाइन, उसको ऐड कर देता हूँ। और हम लोग किसी भी इमेज का यहाँ पे यूआरएल ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, शायद मैंने डेटाबेस बनाने में कुछ गलती कर दी है। डेटाबेस में मैंने कैटेगरी, इमेज और डिस्क्रिप्शन दोनों को इंटीजर ले लिया है। मुझको इनका डेटा टाइप को चेंज करना होगा, तो डेटा टाइप में आके मैं इसको varchar कर देता हूँ। और साइज मैक्सिमम यानी 250 कर देता हूँ। वैसे मैक्सिमम 255 होती है, बट मैं अभी के लिए 250 कर देता हूँ। 255 हमको लेंथ देना जरूरी है varchar में। और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, उसको मैं टेक्स्ट में कर देता हूँ। टेक्स्ट में लेंथ देने की जरूरत हमको लोगों को नहीं पड़ती है। और इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब हमारा डेटाबेस बिल्कुल सही हो गया। अब मैं यहाँ पे अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकता हूँ। जो सबसे पहली हमारी कैटेगरी है वो ग्राफिक डिजाइन की है। फिर हमको नीचे में यहाँ पे इमेज का यूआरएल डालना है और इमेज का डिस्क्रिप्शन डालना है। फिर हम लोगों को यहाँ पे दूसरी हमारी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। दूसरी कैटेगरी को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और इसके अकॉर्डिंग मैं डिस्क्रिप्शन और इमेज को ऐड कर देता हूँ। सेम ऐसी वेब डेवलपमेंट वाले में भी मैं वेब डेवलपमेंट का इमेज और उसका डिस्क्रिप्शन को ऐड कर देता हूँ। और मैं इसे गो कर देता हूँ। अब हमारा ये बिल्कुल करेक्ट हो गया है। जैसे हम लोगों ने अभी यूज़र का रिकॉर्ड को प्रिंट किया था, सेम ऐसे ही अब मैं कैटेगरी के रिकॉर्ड को यहाँ पे प्रिंट करूँगा अपने राउटर में। सिंपली मुझको सेम ही क्वेरी लिखनी पड़ेगी, बस मुझे यूज़र की जगह पे कैटेगरीज लिखना होगा, क्योंकि इस बार हमारे पास यूज़र्स कुछ है ही नहीं। तो हमारी क्वेरी तो बिल्कुल सेम ही रहेगी, बस कैटेगरी की जगह पे हम लोगों को यूज़र्स कर देना, तो ये यूज़र्स की जगह पे हम लोगों को कैटेगरी कर देना है। स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, वरना जो है हमारा रिकॉर्ड हमको शो नहीं होगा। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जैसे ही मैं अपने राउट को हिट करूंगा, मुझको कंसोल में डेटा मिल जाएगा। तो मैं अपने यूआई में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए मुझको यहाँ पर दो रिकॉर्ड मिल गया है। अब मुझको क्या करना है, ये जो मेरे दो रिकॉर्ड हैं इसको मुझे डायनामिकली अपने यूआई में लाना है, ताकि मेरा जो भी मेरे डेटाबेस से रिकॉर्ड है वो मेरी यूआई में यानी एजीएस फाइल में दिखाई दे। तो उसके लिए सिंपली हमको करना है कि जो मेरा रिस्पॉन्स डॉट रेंडर है इंडेक्स, इंडेक्स पे मुझको रिजल्ट को सेंड करना है। इंडेक्स पे रिजल्ट को सेंड करने के लिए पहले मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। जब सक्सेस हो तो ही मेरा रिकॉर्ड आए, और कंसोल को मिटा देता हूँ। और मैं इंडेक्स के बाद कॉमा लगा के करली ब्रेसिस के अंदर में मैं रिजल्ट को पास कर देता हूँ। और अब जो मेरा रिजल्ट है वो मेरे इंडेक्स वाले पेज पे चला गया है। तो अब एक काम करता हूँ, जो मेरा इंडेक्स वाला इंडेक्स डॉट ईजीएस वाला जो पेज है, मैं उस पर जाकर रिजल्ट को प्रिंट करा कर देखते हैं कि हमको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने ईजीएस टेम्पलेट में। और ईजीएस टेम्पलेट में आने के बाद हम लोगों को प्रिंट कराने के लिए हम लोग लिखते हैं परसेंटेज के बाद इक्वल, और इक्वल के बाद वेरिएबल का नेम। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट्स लिख देता हूँ जो भी हम लोगों ने पास किया था। और उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ और चलते हैं एक बार अपनी यूआई को देख लेते हैं। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, रिजल्ट्स पेस्ट। सेव करके एक बार अपनी यूआई पे देख लेते हैं कितने ऑब्जेक्ट आते हैं। और हमारे पास यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा डेटाबेस है उसमें दो रिकॉर्ड है। ठीक। अब मैं ये दोनों रिकॉर्ड को प्रिंट करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं कोड में आ जाता हूँ। और कोड में आने के बाद दो रिकॉर्ड है हमारे पास, तो मुझको एक फॉर ईच लूप का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज़ करता हूँ। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कार्ड पे, जहाँ पे हम लोगों को उसको प्रिंट करना है, यानी जहाँ पे हमारे ये कार्ड्स हैं। और सारे मैं कार्ड्स को रिमूव करके मैं सिर्फ एक कार्ड को रहने देता हूँ। और यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप लगाता हूँ। फॉर ईच लूप लगाने के लिए आपको इक्वल को हटाना पड़ेगा। और रिजल्ट्स के बाद रिजल्ट्स डॉट फॉर ईच लिखना पड़ेगा। तो मैं इक्वल हटा देता हूँ। रिजल्ट्स डॉट फॉर ईच। और फॉर ईच में एक फंक्शन देना पड़ेगा, और उस फंक्शन के अंदर में हमको कोई भी एक वेरिएबल पास करना पड़ेगा।
वो जो वेरिएबल होगा ना वो हमारे रिकॉर्ड्स को वन बाय वन हम अपने वेरिएबल से उसको वन बाय वन फैच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे VS कोड सजेशन दे रहा है, तो मैं यहाँ पे ये एरे को मिटा देता हूँ। यहाँ पे अब हमारे लोगों का ठीक है। अब जो मैं इसको ऊपर में ब्रेक कर देता हूँ, ब्रेक करने के लिए परसेंटेज और कॉलन लगा देते हैं, और सेम यहाँ पर भी स्टार्टिंग के लिए लगा देता हूँ। और ये जो हमारे पास एक कार्ड था, जो हम लोगों ने सारे कार्ड को मिटा के हम लोगों ने सिर्फ एक कार्ड को छोड़ दिया था, उस कार्ड को मैं लूप में डाल देता हूँ। और एलिमेंट जो है वो हमारा वेरिएबल है, जो वन बाय वन हम लोग जिससे डेटा को यूज कर सकते हैं। नहीं तो इसकी जगह पे हम लोग ऐसे फंक्शन भी लिख सकते हैं, तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर हम लोग को फंक्शन अगर हम लोग लिखते हैं तो हमको यहाँ पे वेरिएबल पास करना होगा, जिससे हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं डेटा लिख देता हूँ, ऐसे हम लोग डेटा से भी एक्सेस कर सकते हैं। और जो हमारा कार्ड है मैंने उसको लूप में डाल दिया। एक बार हम लोग अपनी यूआई को रन करा कर देखते हैं। हमारे पास सारे कार्ड रिमूव हो गए, हमारे पास एक कार्ड का डेटा लिखा है HTML, बट हमारे दो कार्ड प्रिंट हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो लूप है ना वो दो बार चल रहा है, इसीलिए मुझको यहाँ पे दो कार्ड प्रिंट होकर दिखाई दे रहा है। बट अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता लग रहा कि ये क्या डेटाबेस से हम लोग डेटा को कैसे लेकर आए। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये हमारे कार्ड का HTML है। और जो हमारे पास ये है सोर्स फाइल को मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं परसेंटेज और जो हमारा डेटा आ रहा है, डेटा के अंदर में जो इमेज है उसको कर देता हूँ। तो हम लिखते हैं डेटा डॉट इमेज। इमेज और डेटा के बाद हम डेटा पॉइंट के बाद हम जो भी चीज़ लिखेंगे ना वो हमारे डेटाबेस से मैच होना चाहिए, अदरवाइज वो हमको एरर देगा। अब देखिए, अब ये हमारे पास वो इमेज आ रही है जो मैंने डेटाबेस में ऐड करी थी, बट दोनों के नीचे ग्राफिक डिजाइन ही आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन के लिए भी लिख देता हूँ, ग्राफिक डिजाइन को भी डायनामिक कर देते हैं, ग्राफिक डिजाइन को हटा देते हैं। और हमारे डेटाबेस में कैटेगरी था, जैसे नीचे आपको टर्मिनल में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेम वैसी स्पेलिंग लिखनी है। तो डेटा डॉट कैटेगरी लिखकर सेव करता हूँ, और एक बार यूआई में चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। और रिफ्रेश करता हूँ। अब हमारे पास जो नेम है ना वो भी डायनामिक आ रहा है। आपको नहीं पता लगेगा कि ये डायनामिक कैसे आ रहा है, तो एक बार के लिए मैं डेटाबेस में से इस नाम को चेंज करके कुछ और लिख कर दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे डेटाबेस में जो भी हम चेंज करेंगे, रिफ्रेश करूंगा मैं, तो वही हमारी सेम यूआई में भी चेंज हो गया। अब मैं फिर से डेटाबेस में वही नेम कर देता हूँ जो हमारा पहले था। यहाँ पे मैं वापस कर देता हूँ वेब डेवलपमेंट, और मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, सॉरी, अब हमें बिल्कुल एकदम करेक्ट हमारे पास आ गया। और बट जो हमारी इमेज है ना उसकी साइज ठीक नहीं आ रही है, तो मैं उस इमेज को एक क्लास देकर ऊपर में स्टाइल में लिख देता हूँ, उसको एक फिक्स हाइट दे देता हूँ, जिससे जो हाइट है ना वो फिक्स रहेगा। डॉट ये, और यहाँ पे हाइट, अगर आपको HTML CSS में प्रॉब्लम है तो आप उसके कोर्स को देख सकते हैं। बेसिक HTML CSS हमको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो हमारा हाइट है वो ठीक है, बैलेंस हो गया है। अब मैं यहाँ पे एक दो रिकॉर्ड्स को ओल्ड डेटाबेस में इंसर्ट करके देखते हैं, क्या वो दोनों रिकॉर्ड भी हमको शो होते हैं। अब जैसे जैसे हम रिकॉर्ड ऐड करते जाएंगे डेटाबेस में, वैसे वैसे कार्ड जो है ऑटोमेटिक बनता जाएगा। जैसे ही मैं दो रिकॉर्ड ऐड करूंगा, तो फॉर लूप जो है वो 4 बार चलेगा, और रिकॉर्ड भी हमको 4 बार दिखाई देगा। चारों की इमेज अलग अलग होगी। तो डेटाबेस से ये फायदा है, अब हमारा जो भी हमारी EJS फाइल में जो भी डेटा आ रहा है वो डायनामिक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कार्ड शो हो रहा है हमको। मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है। मैं अपने नोटमोन को फिर से रीस्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो जो हमारा डेटाबेस है वहाँ पे हम लोगों ने कनेक्शन डॉट क्वेरी लिखी है, और जो भी हमारे एसक्यूएल से जो भी रिजल्ट मिल रहा है हम लोगों ने उस रिजल्ट को अपने इंडेक्स वाले व्यूज में उसको पास कर दिया है।
और इंडेक्स वाले डॉट व्यूज में पास करने के बाद जितना उससे हम लोगों ने फॉर ईच लूप में डाल दिया है। फॉर ईच लूप में क्या होगा कि उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो लूप है उतनी टाइम रन होगा। अगर 4 रिकॉर्ड हैं तो ये लूप जो है वो 4 बार चलेगा। और अगर लूप 4 बार चल रहा है तो हमको 4 रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट होगा, 4 रिकॉर्ड हमको प्रिंट कर देगा। तो हर बार हर रिकॉर्ड के लिए उसकी इमेज को ला कर देगा। फर्स्ट टाइम चलेगा तो फर्स्ट रिकॉर्ड की इमेज, सेकंड टाइम चलेगा तो सेकंड रिकॉर्ड की इमेज, ऐसे ही है थर्ड फोर्थ हर बार ऑटोमेटिक कार्ड्स को लेकर आता रहेगा। इसी तरीके से आने वाली हम वीडियोस में पूरी की पूरी साइट को डायनामिक करके देखेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हम लोग इस कोर्स पे क्लिक करें तो हमको वो सारे कोर्स दिखाई दे कि वेब डिज़ाइन के अंदर कितने कोर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर कितने कोर्स हैं। बट मैं इसमें से किसी पर भी क्लिक कर रहा हूँ तो पेज जो है वो रीलोड हो जा रहा है, यानी इसके अंदर में कोई भी यूआरएल नहीं है, कोई भी एंकर टैग में जो रेफ है वो खाली है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यूआरएल से डेटा को पास करूँगा। अभी के लिए हाँ, मैं यहाँ पे वेब डिज़ाइन की जगह वेब डेवलपमेंट कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे, सेम जैसा ना लगे। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही अगर मैं वेब डिज़ाइन पे क्लिक करूँ तो एक पेज खुले वेब डिज़ाइन का और वहाँ पे मुझको सारा वेब डिज़ाइन के अंदर में जो भी कोर्सेज़ हैं वो सारे कोर्सेज़ मुझको दिखाई दें। उसके लिए मैं एक राउट क्रिएट करता हूँ। उसके लिए मैं चला जाता हूँ अपने राउटर वाले पेज में। राउटर वाले पेज में हमारे पास राउट डॉट जेएस है जहाँ पे हमारे पास सारी राउट्स हैं। तो मैं एक राउट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और कोर्सेज नाम का हमारे पास राउट ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे कैटेगरी नाम का एक राउट बना देता हूँ। और जैसा कि मैंने फर्स्ट जो हमारा राउट का वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि जो राउट है उसमें हम लोग डेटा को कैसे पास करते हैं। हमारी कैटेगरी वाला राउट हिट होगा तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड में कैटेगरी लिख देता हूँ। और जो ये हमारा रेफ है उसमें भी मैं स्लैश कैटेगरी लिख देता हूँ। तो जो हमारी स्पेलिंग है वो बिल्कुल राउटर से मैच होनी चाहिए, वरना हमारा ये जो राउटर है वो वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कैटेगरीज और मैं इसको सेव करता हूँ। और एक बार मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करके जैसे ही मैं इन कार्ड पे क्लिक करूँगा वैसे ही मुझको यहाँ पे कैटेगरी का मैसेज मिल जाएगा। मैं किसी पर भी क्लिक करूँगा तो मुझको कैटेगरी का मैसेज मिल जाएगा। बट अब मुझको क्या करना है कि ये जो भी कोर्स है उसका डेटा मुझको पास करना पड़ेगा इस राउटर पे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट रेंडर और एक कैटेगरी नाम का व्यूज़ बना लेता हूँ, कैटेगरी डॉट ई जी एस। और इसमें मैं इंक्लूड कर देता हूँ हेडर और फुटर को, क्योंकि जो हमारा हेडर फुटर है वो तो ऑलरेडी हम लोगों ने उसका लेआउट बना रखा है तो हम लोगों को कोड करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि जो भी हम लोगों का पेज हिट हो तो कौन सा जो है एक्टिव होना चाहिए। तो हमारे पास अभी वही 4 ऑप्शन है तो मैं उन्हीं में से कोर्स को एक्टिव कर लेता हूँ और ऐसे ही मैं फुटर भी दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुटर। और फुटर को तो कुछ डेटा नहीं पास करना है, बस लेआउट में फुटर लिख देता हूँ। और एक बार वापस जाके हम पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो हमारा ये पेज आ गया। तो अभी तक हमारे पेज में हेडर और फुटर ऐड हो चुका है। तो अब इसमें मैं बाकी चीज़ें ऐड कर देता हूँ, जैसे कोर्स को दिखाने के लिए मैं इस वाली यूआई का यूज़ कर सकता हूँ और ऊपर में मैं ये ऐड कर देता हूँ। तो इन दोनों ही कोड को मैं चल जाता हूँ कोर्स वाले पेज से और कोर्स वाले पेज से इन दोनों चीज़ों को कॉपी करके मैं कैटेगरी में ऐड कर देता हूँ। जैसे कि ये है मेरा एक पेज, ये ब्लॉक, इस ब्लॉक को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और इसके बाद जो कोर्स वाला था कोड उसको मैं इसके नीचे ऐड कर दूंगा, ये रहा। इसको मैं कॉपी करके अपने कैटेगरी वाले पेज पे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ और मैं एक बार पेज को रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ क्या ये यूआई आया कि नहीं आया। तो मैं यहाँ पे क्रोम पे गया और मैंने किया इधर पेज को
रिफ्रेश, हाँ ठीक है। अब हमारा कैटेगरी वाला पेज भी बन के रेडी हो गया, बस अब इसको डायनामिक लाना है। जहाँ पे कोर्सेज है वहाँ पे मैं कोर्स का नाम प्रिंट कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं वेब ग्राफिक डिजाइन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन दिखाई दे, वेब डेवलपमेंट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट शो हो। तो इस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पे आईडी पास करना होगा। तो हम चले जाते हैं अपने कोड में, और जो हमारा कैटेगरी वाला राउटर है मैं उसके साथ में कुछ डेटा को पास करूँगा। तो जो हमारी कैटेगरी है उसके बाद मैं लिख देता हूँ स्लैश कॉलन आईडी। मतलब जो भी हमारा कैटेगरी का राउटर हिट होगा उसके बाद जो भी वेरिएबल या जो भी नंबर होगा वो हमारे आईडी होगी कोर्स की। और ये जो आईडी पास हो रही है इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ, कॉन्स्ट आईडी इक्वल रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट आईडी। अब जो भी हमारी आईडी पास होगी वो आईडी नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। हम लोग यहाँ जो हमारा इंडेक्स पेज था वहाँ पे मैं आईडी को पास कर देता हूँ। जो हमारा ये कैटेगरी था उसके बाद में लिख देता हूँ स्लैश। और हम लोगों ने जब टेबल बनाया था तो हम लोगों ने टेबल में जो फर्स्ट ऑटो इंक्रीमेंट आईडी दी थी मैं उसी को यहाँ पे पास करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा डॉट आईडी। सेव करा लेते हैं और एक बार अपने राउटर में चले जाते हैं और एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। जैसे ही मैं पेज को क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझको ऊपर में आईडी मिल रही है। मैंने कैटेगरी पे क्लिक किया तो मुझको ऊपर में 1 मिला, और वेब वाली पे क्लिक किया तो हमको 2 मिला, और वीडियो एडिटिंग में हमको 3 मिल रहा है। बट हमको एक प्रॉब्लम दिखी कि इसको ऐड करते ही जो हमारी CSS है वो सही से वर्क नहीं कर रही है। तो एक बार मैं अपने हेडर और फुटर में जाके CSS को चेक कर लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये इसको CSS जो है और जावा स्क्रिप्ट है वो उसको नहीं मिल रहा है। तो मैं जाके अपने पेज में इसको ठीक कर लेता हूँ। हम जो हमारा यहाँ पे हम लोगों ने इंक्लूड किया है बस हमको उसके आगे स्लैश लगा देना है ताकि वो रूट फाइल के अंदर को इसको ढूंढे। स्लैश ऐड करने के बाद जो भी हमारी ये प्रॉब्लम है फिक्स हो जाएगी। हाँ, हमारा जो पेज है वो ठीक हो गया। अभी भी हमारा पेज लोड ले रहा है, यानी कोई सी जो फाइल है वो मिसिंग है। हम्म, लेकिन हमको इमेज नहीं मिल रहा है, यानी जो हमारी इमेज है उसमें भी स्लैश जो है वो मिसिंग है। तो मैं वापस चला जाता हूँ अपने कैटेगरी वाले पेज में और उसमें स्लैश को ऐड कर देते हैं। हमारे पास जो भी यूआरएल में हमारे को आईडी मिल रही है हम उस आईडी का यूज़ करके डेटाबेस में सर्च करेंगे। जैसे मैं ग्राफिक डिजाइन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो भी मुझे आईडी पास हो रही है उससे मैं डेटाबेस से रिकॉर्ड को फैच करूँगा। हम लोग क्वेरी जो है जो हम लोगों ने ऊपर में पेस्ट करी थी सेम क्वेरी हम लोग फिर से नीचे में भी पेस्ट कर लेते हैं। बट हमको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जहाँ पे हम लोगों ने लिखा था सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी, अब उसमें हम लोगों को एक चीज और ऐड करना पड़ेगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, वो आईडी जो हम लोगों ने पैरामीटर में एज अ पैराम में पास करी थी। तो यहाँ पे मैं प्लस का आइकन लगा के स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट का यूज करके मैं आईडी को यहाँ पे पास कर देता हूँ। एक बार मैं कंसोल डॉट लॉग करा के एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमारा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, सेव करा दिया। और सेव करा के हिट करने के बाद में मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और किसी एक कोर्स पे देखते हैं। जो भी हमारे कोर्स की आईडी यूआरएल में आई हमको उसका डेटा यहाँ पे मिल गया।
मार्केटिंग वाले पेज को मैंने रिफ्रेश किया तो मुझको डिजिटल मार्केटिंग का डेटा मिल गया। बट ये जो डेटा है वो मेरा मल्टी डायमेंशनल में आ रहा है, तो मैं उसका जो है जीरो इंडेक्स, यानी कोई भी आईडी तो होगा किसी एक ही रिकॉर्ड की होगी ना, मैं यहाँ पे पहला इंडेक्स। तो मैं इस डेटा को जो इंडेक्स जीरो वाला जो डेटा है, यानी जो मेरे डेटा का जो पहला डेटा है रिजल्ट का, मैं उसको एक आईडी में स्टोर करके यहाँ पे पास कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं बिना आईडी के उसे भेजूंगा तो मुझको एरर मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, डेटा इक्वल रिजल्ट, और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ डेटा को और कोड को, अपने नोड मोन को रीस्टार्ट कर देता हूँ। अब जो है, अब मेरा जो डेटा है वो उस पेज पे रेंडर हो जाएगा, इस पेज में हमको डेटा हमारा पहुंच जाएगा। अब हम लोग उस डेटा को यूज करके प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने के लिए मैं आ जाता हूँ पेज पे, और इस पेज पे आने के बाद मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, और जो हमारी कैटेगरी है वहाँ पे मैं, जो हमारी कैटेगरी में जो था नेम, तो मैं उसमें नेम लिख देता हूँ, डेटा डॉट नेम। सॉरी, मैंने शायद कैटेगरी लिख दिया, हमारे पास कैटेगरी था तो हमको कैटेगरी डॉट नेम लिखना होगा। हम लोग डेटाबेस में जो भी हमारा रिकॉर्ड होगा, हम लोग हमारा जो नेम होगा उस रिकॉर्ड के इक्वल होना चाहिए, नहीं तो हमको एरर मिलेगा। अब आज मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और मुझको डिजिटल मार्केटिंग दिखाई देगी। अब मैं जिस पर भी क्लिक करूंगा हमको वही दिखाई देगा। वेब डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग वेब डेवलपमेंट होगा, ग्राफिक डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो ग्राफिक डिजाइन, वेब वीडियो एडिटिंग पे हमको वीडियो एडिटिंग। अब हमारा जो ये पेज है ये डायनामिक हो गया, हर पेज के लिए हमको अलग अलग डेटा देखने के लिए मिलेगा। एक बार थोड़ा सा फ्लो को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि कैटेगरी के बाद में जो भी होगा हमारे पास कैटेगरी स्लेस के बाद, वो हमारी आईडी होगी। तो अगर हमारी आईडी कुछ भी आती है, जैसे कि यहाँ पे यूआरएल में आईडी मुझको 3 दिखाई दे रही है, तो ये क्या करेगा, 3 आईडी को हमारे डेटाबेस में दिखेगा कि किस कैटेगरी की आईडी 3 है, और उस वाले रो को हमको एज अ रिजल्ट में रेंडर कर देगा। जैसे यहाँ पे वीडियो एडिटिंग वाले का आईडी 3 है, तो ये क्वेरी क्या करेगी, वीडियो एडिटिंग वाले की सारी हमको इन्फॉर्मेशन को लाकर दे देगी। फिर उस डेटा को मैं वहाँ पे फैच कर लूँगा। जो भी हमारा एरे होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, इसलिए मैंने उसे 0 लगा के अपने 2D एरे को 1D एरे बनाया, ताकि मैं उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकूँ। फिर मैंने क्या किया कि जो हमारा रो आ रहा था, उस रो के अंदर में जो कैटेगरी था उसको मैंने वहाँ पे प्रिंट कर लिया था। इससे हमारी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और हमारा पेज जो है डायनामिक हो गया। यहाँ पर भी कोर्स जो है वहाँ पर भी मैं वेब डिजाइन प्रिंट कर देता हूँ, या जो भी हमारे कोर्स का नाम है वो यहाँ पे प्रिंट करेगा डायनामिक। हमारे डेटाबेस में इमेज भी था, तो मैं उस इमेज को भी डायनामिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है, स्टाइल दिया मैंने, बैकग्राउंड दिया, और यूआरएल में मैं जो हमारा डेटा से जो इमेज है उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेटा डॉट इमेज। तो जो हमारी CSS है उसके बैकग्राउंड में वो जो इमेज है वो ऐड हो जाएगी। इसको एक बार के लिए मैं सेव करके चेक कर लेता हूँ क्या हमारी इमेज आ रही है। सेव कर लेते हैं और एक बार यूआई में आके चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ, वीडियो एडिटिंग पे थे, तो अब जो हमारा बैकग्राउंड आ रहा है वो वीडियो एडिटिंग का आ रहा है। अगर मैं ग्राफिक डिजाइन में करूँगा तो जो बैकग्राउंड है वो ग्राफिक डिजाइन का आएगा। ऐसे ही सेम अब बैकग्राउंड और टाइटल दोनों चीज़ जो है वो डायनामिक हो गई है। चाहता हूँ कि जिस भी यूआरएल पे क्लिक करो, जैसे मैंने वेब डेवलपमेंट पे क्लिक किया है, तो मुझको जो भी कोर्स दिखाई दे वो वेब डेवलपमेंट पे दिखाई दे।
और वेब डेवलपमेंट के कोर्स के लिए मुझको एक नया टेबल बनाना पड़ेगा कोर्सेज नाम का। तो हम लोग ओपन करते हैं अपने डेटाबेस को और उसमें एक नई टेबल क्रिएट करते हैं कोर्सेज नाम से। आईडी ऐड कर देते हैं और जो भी कोर्स है कि आई जो हम लोग हैं आईडी कैटेगरी आईडी की वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, कोर्स का नेम। और कोर्स के लिए हम लोगों को नेम के बाद हम लोगों को इमेज चाहिए और इसको हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे। इमेज चाहिए हमको, प्राइस चाहिए और टीचर चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ नेम के बाद इमेज कैटेगरी, सॉरी इमेज डिस्क्रिप्शन और क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट और प्राइस, ये सारी फील्ड को मैं डाल लेता हूँ। हम लोग सबके डेटा टाइप को सेलेक्ट कर लेते हैं। कैटेगरी के लिए मुझको इंट चाहिए और क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट को बाय डिफॉल्ट हम लोग टाइम स्टैम्प रखते हैं और आईडी को हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। और हम लोगों को कोर्स के लिए वारचैर चाहिए, इमेज के लिए भी वारचैर चाहिए और डिस्क्रिप्शन के लिए मैं टेक्स्ट का यूज करूंगा। और इतना करने के बाद मैं अपने कोड को सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं गो पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा ये डेटा सेव हो जाएगा। हमारे डेटा में अब कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं इसको सेव कर देता हूँ और हमारा टेबल जो है बनके रेडी है। अब मैं इसमें कुछ कोर्स को ऐड करूंगा और जो कैटेगरी आईडी है वो हमारे इसके अकॉर्डिंग ऐड की जाएगी। मैं आपको यहाँ पे एक कोर्स को ऐड करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे कोर्स का नेम लिख लेता हूँ और कोर्स आईडी 2 कर देता हूँ क्योंकि ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, इसलिए मैं इसकी आईडी 2 कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे एक कोर्स का नाम ऐड कर देता हूँ, नोड कोर्स विथ एसक्यूएल, और नीचे में मैं इमेज डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ और टीचर नेम सिलेक्ट कर लेता हूँ और प्राइस, और मैं इसको गो कर देता हूँ। और यहाँ पे आप जितने मर्जी उतने और भी कोर्स को ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक दो कोर्स को और ऐड कर लेता हूँ। मैं आ जाता हूँ अपने कोड में और जो भी मेरे पास कोर्स का यूआई था उसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। हमारी जो यूआई थी उसमें 3 कोर्स थे, तो मैं उन तीनों को मिनिमाइज कर लेता हूँ। 3, हाँ, ये हमारे पास 3 कोर्स थे, जो ये 1 2 ये 3 जो हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इस ये जो तीनों हैं उनका डिजाइन सेम है, तो मैं इनको में से मिटा लेता हूँ। मैं सिर्फ एक ही रहने देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको लूप में डालूंगा तो ये ऑलरेडी लूप में वर्क करेगी। तो यहाँ पे मैं एक क्वेरी और यूज़ करूँगा। सेम जो आईडी है वो हमारी कैटेगरी आईडी है, उसी आईडी से मैं देखूंगा, कैटेगरी आईडी में सर्च करूंगा कि इस कैटेगरी के हमारे पास कितने कोर्स हैं। यहाँ पे रिजल्ट है तो मैं यहाँ पे इसको रिजल्ट 2 कर देता हूँ और इस चीज को मैं सर्च करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स वेयर कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू आईडी। और जो भी हमारा कोर्स होगा वो हमारा रिजल्ट 2 में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कोर्स में नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसमें रिजल्ट 2 कर देता हूँ और टेम्पलेट में हम लोग डेटा के साथ में इस कोर्स 2 को भी मैं पास कर देता हूँ कॉमा लगा के। मैंने यहाँ पे कोर्स को भी पास कर दिया। अब मैं अपने टेम्पलेट में जाके इसको यूज़ कर सकता हूँ। अभी हमारा ये स्टैटिक है और 3 दिखाई दे रहे हैं, तो मैं 3 में से 2 यूआई को इरेज करके एक यूआई ऐड कर देता हूँ। जैसे हम लोगों ने इंडेक्स वाले पेज पे कैटेगरी को प्रिंट कराया था, सेम वैसे ही फॉर ईच लूप का यूज़ करके हम लोग कैटेगरी को प्रिंट कराएंगे, वे कोर्स को प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे एरे की जगह मैं कोर्स लिख दूंगा और इसको मैं क्लोज कर दूंगा ऐसे। और जहाँ पे हमारा एरे है वहाँ पे मैं कोर्स अब लिख दूंगा, जो वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट किया था।
राउट वाले पेज पे कोर्स, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और कोर्स, कोर्सेज को कोर्स, और यहाँ पे जो एक है हमारा कार्ड वाला उसको मैं ऊपर कर देता हूँ, और बाकी जो दो है हमारे पास उसको इरेज कर देता हूँ। और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे दो दिखाई दे रहा है। ऐसा दो मुझको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है उसमें दो कोर्स है, इसलिए लूप जो है दो बार चल रहा है, इसलिए हमको वो दो कार्ड शो हो रहा है। अब जो ये जो कार्ड है, अब मैं इसमें डेटा को डालने वाला हूँ। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जो हमारा इमेज है उसको रिमूव करके मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ कोर्स डॉट इमेज। कोर्स डॉट इमेज सेव कर देते हैं। अब जो हमारे दो कोर्स है उसके यहाँ पे इमेज हमको शो होगी। यहाँ पे जो हाइट है वो अनबैलेंस हो रही है, तो मैं एक हाइट दे देता हूँ इमेजेस को, ताकि जो दोनों की हाइट है वो इक्वल हो जाए। और शायद मैंने गलती से किसी दूसरे डिम में हाइट दे दिया है। मैंने इसको डिम में हाइट दे दिया, मुझको ये हाइट को इमेज में देना है। हाँ, अब मैं वापस पेज को रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। हाँ, अब मेरी ये दोनों है, इसकी आईडी जो है बैलेंस हो गई है। अभी जहाँ पे ये कोर्स का नेम है उस कोर्स के नेम को भी हम लोग डायनामिक प्रिंट कर लेते हैं। तो मैं इसी कोड को वापस कॉपी कर लेता हूँ, और जहाँ पे वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइन ये लिखा है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और इमेज की जगह पे नेम कर देता हूँ। और बाकी जगह पर भी मैं ऐसे ही चेंजेस कर लेता हूँ। टीचर के नेम की जगह पे हम लोग टीचर का नेम दिखा देंगे, और प्राइस की जगह पे हम लोग प्राइस दिखा देंगे। रिफ्रेश कर लेता हूँ, हमारे पास प्राइस भी हमारा डायनामिक आ गया और हमारा कोर्स का नाम भी डायनामिक आ गया। और टीचर नेम हमारा रह गया। मैं वापस नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ पे टीचर का नेम को भी प्रिंट कर लेते हैं, और एक बार हम लोग पेज को रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। हम्म, ये हमारा अब, ये भी हमारा अब डायनामिक आ गया। मतलब अभी तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ें सीखी। ऐसे ही हम आने वाले वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें लर्न करने वाले हैं। जैसे हमारा जो अदर पेज है उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, जैसे वीडियो एडिटिंग खोल रहा हूँ तो ये खाली है, क्योंकि जो हमारे पास डेटाबेस है उसमें सिर्फ वेब डेवलपमेंट के ही कोर्स हैं, इसलिए हमारा ये खाली आ रहा है। जैसे ही हम लोग वो कोर्स ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसके भी कोर्स को आने लग जाएगा। अगर आपको माई एसक्यूएल नहीं आती है तो आप माई एसक्यूएल के कोर्स को ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।